अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान और IMF के मामलात कहां तक पहुंचे हैं इस पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन आपको पहले ये बताएं कि स्प्रिंग मीटिंग वॉशिंगटन DC में लेटेस्ट बयान जो IMF की MD का सामने आया है, जब मुझसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान यानी IMF पाकिस्तान को डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, तो उन्होंने उस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान है कि गाना और श्रीलंका के रास्ते नहीं जाएगा। हौसला अफजा बात की पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम के हवाले से, मामलात कहां तक पहुंचे या मामलात तय होने के करीब हैं या नहीं है, इस गुफ्तगू से हम अंदाजा लगाते हैं कि आखिरकार ये मामलात कहां पर हैं। लेट्स से दिस फर्स्ट के IMF की MD ने कुछ ही देर कबल अपनी स्प्रिंग मीटिंग में वॉशिंगटन DC में क्या स्टेटमेंट दी है। लेट्स से दिस opportunity to actually see what climate shock means for the people in Pakistan in 2011, and I know that the current drought is the current flood is much more dramatic than the one that I saw, that I witnessed. No question, Pakistan will continue to be on the front line of the climate crisis, and that means the country also think about building more resilience of communities, think about the future of agriculture in a most climate sustainable manner. But to your question, we have been working very hard with the authorities in Pakistan within the context of our current program to make sure that Pakistan has the policy framework that makes it possible to avoid what you're talking about, to get to a point when the debt of Pakistan may become unsustainable. और IMF भरपूर कोशिश है उनकी कि पाकिस्तान और IMF की जो भरपूर कोशिश है कि वो सूरत हाल ना हो सके जो श्रीलंका और गाना में हुई, और इस हवाले से बाकायदा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो तश्कील दिया जा रहा है, और इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि उस रास्ते पे पाकिस्तान नहीं जाएगा। साथ साथ आपको IMF प्रोग्राम के हवाले से एक और खुशखबरी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक एश्योरेंस जो हमें तवक्को थी कि कुछ दिन पहले मिलेगी और कुछ हफ्तों से जिसका इंतजार था, अब कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते मिलने का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात की मैं बात कर रहा हूं, जिससे तकरीबन $1 अरब की फाइनेंसिंग की जो उम्मीद है पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात से, उसकी तहरीरी जमानत रवां हफ्ते मिलने का इम्कान है। $1 अरब के लिए मामलात फाइनल हो चुके हैं। UAE हुकाम की जानिब से गारंटी मिलते ही IMF को भी तहरीरी जमानत मिल जाएगी। सेक्रेटरी वजारत खजाना IMF को वाशिंगटन में सालाना इजलास के मौके पर आगाह करेंगे, और IMF शराइत पूरी करने के लिए वजीर आजम ऑफिस और वजीर खजाना ने 2 ममालिक से खुद इन्वॉल्व भी हुए थे, दरख्वास्त भी की थी कि आप ये फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि $2 अरब की और फाइनेंसिंग जो थी, जो सऊदी अरब से थी, उसकी अश्योरेंस पाकिस्तान को मिल चुकी है। उसके बाद ये $1 बिलियन की फाइनेंसिंग जिसकी एश्योरेंस रवां हफ्ते मिलने का इम्कान है। तो पाकिस्तान के माशी फ्रंट पे हम कह सकते हैं कि कुछ खुशाइंद खबरें हैं, और IMF के MD का ये बयान जो अभी लेटेस्ट आज ही का है, इसमें भी कुछ हौसला अफजा बातें की गई हैं। लेकिन साथ साथ इस स्प्रिंग मीटिंग के अंदर एक हमने देखा कि IMF की जानिब से एक फिस्कल रिपोर्ट जारी की गई, इसके साइडलाइन में उसमें बताया गया कि पाकिस्तान का बजट खसारा जो है वो तकरीबन 8.3% उसमें इजाफा होगा। इस रिपोर्ट में IMF की तरफ से बताया गया कि सूरत हाल अगले साल मजीद खराब हो सकती है। स्प्रिंग मीटिंग की साइडलाइंस पर जारी की गई फिस्कल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान माली साल 2023 और 2022-23 के दौरान बजट खसारे में कमी, ग्रॉस पब्लिक डेट, इखराजात और रेवेन्यू में इजाफे समेत अपने तमाम तय करदा अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहेगा। 8 माह कबल लगाए गए जो 4.7% जो GDP का बजट खसारे का तखमीना था, उसके मुकाबले में रवा साल जून तक बजट खसारा 6.8% रहने का इम्कान है, जबकि अगले माली साल के शुरू में बजट खसारा 8.3% तक होगा। गुज़िश्ता साल अगस्त में IMF ने यह तखमीना GDP का 4% लगाया था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को $6.5 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF ने पाकिस्तान पर प्राइमरी सरप्लस मुमकिन बनाने की शर्त आयद की थी। तमाम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्राइमरी सरप्लस हासिल करने के बजाय कम से कम 0.5% प्राइमरी खसारे की तरफ गामजन है।
तो ये एक बहुत नेगेटिव पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जबकि आईएमएफ ने पाकिस्तान को कम से कम 0.2% तक प्राइमरी सरप्लस हासिल करने की हिदायत की थी, जबकि साल 23-24 के लिए पाकिस्तान का प्राइमरी खसारा जीडीपी का 0.4% रहने की पेशन गोई है, जबकि गुज़श्ता साल अगस्त में किए जायजे के मुताबिक 0.6% सरप्लस का इम्कान जाहिर किया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का जीडीपी रेवेन्यू रेशो भी गुज़श्ता तखमीनों के बरक्स रहेगा, जो कि रवां साल जीडीपी का तकरीबन 12.12% रहेगा और अगले साल 12.5% रहने की तवक्को है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन जो आईएमएफ की इस रिपोर्ट में हमारे सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में ये जो स्प्रिंग मीटिंग है और पाकिस्तान की जो काविशें हैं, इसमें सिर्फ माशी सतह पर नहीं हो रहा, बल्कि सिफारती सतह पर भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के दीगर हुकाम भरपूर तरीके से कोशिशें कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक अपनी एश्योरेंस दे सकें, आईएमएफ अपना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर सके। इस पर गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ जमील अहमद खान साहब साबिक सफीर मौजूद हैं। जमील साहब, ये सिर्फ माशी लेवल पे तो काम नहीं हो रहा, ये सिफारती सतह पर भी भरपूर तरीके से काम हो रहा है। आप समझते हैं कि सिफारती सतह पर जो काम हो रहा है उससे ये मामला आगे बढ़ेंगे, या वो काम नहीं आ रहा, पाकिस्तान के सिफारती चैनल्स काम नहीं आ रहे इस सिलसिले में? जमील साहब, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, जितनी ज्यादा पेचीदगियां आ गई हैं जियोपॉलिटिकल सिनारियो में पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान उस रफ्तार से, उस हिद्दत से सफारतकारी करना पाकिस्तान के लिए दुश्वार हो रहा है। और आज की दुनिया में आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, तो उसमें या कोई और डोनर इदारा हो या एफएटीएफ हो, जब तक उसमें जियोपॉलिटिकल फिक्र को और जियोपॉलिटिकल तगय्युरात को जहन में रखते हुए सफारतकारी न की जाए, तो फिर इस किस्म की जो हमें इमदाद या इस किस्म की नेगोशिएशन है, उसमें भी हमें दिक्कत होती है, कभी कभी नाकामी होती है। हमें आदत पड़ी हुई है उस जमाने की जब हम दुलारे होते थे, लाडले होते थे, वार ऑन टेरर कर रहे थे, अफगानिस्तान की जंग लड़ रहे थे, तो उस वक्त तो नो क्वेश्चन आस्क्ड, एक तो डॉलर की भी बरसात थी और दूसरा आईएमएफ इतने सवाल करता ही नहीं था। अब तो आईएमएफ जो है जितनी निकाल रहा है उसमें पेचीदगियां और जितने निकात निकाल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि गलत निकाल रहा है, क्योंकि उनकी किताबों में, उनके एसओपी में, उनके दिए हुए कवायद और जवाबित में ऐसा ही है, यही चेकलिस्ट है। लेकिन यही चेकलिस्ट पहले भी थी जब हम राज दुलारे थे किसी बड़ी बड़ी ताकतों के, उस वक्त ये नहीं पूछा जाता था। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब कि यकीनन हमें सफारतकारी में बहुत ज्यादा काम करने की और भी जरूरत है, इसलिए कि जो आईएमएफ की डायरेक्टर कह रही हैं कि गाना और श्रीलंका की मिसाल दे रही हैं, हम तो उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। इसलिए हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए हैं कि हमारा ऑफिशियल इन्फ्लेशन हम कहते हैं कि 31% है, जबकि आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं स्टीव हैंकी, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तकरीबन 65% तक जा पहुंचा है। आप एक गरीब से पूछें कि कितनी महंगाई बढ़ी है, वो आपको बता देगा। पहले क्या खरीद सकता था आटा और अब कितना खरीद सकता है। पहले बच्चों को अगर स्कूल भेज सकता था तो क्या आप भेज सकता है। और उसके साथ 14.6 मिलियन जो है हमें इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि इमरजेंसी फूड। ठीक है जमील साहब, ये भी बताएं सर कि ये आपने जिस तरह कहा कि हमें आदत थी वो राज दुलारे और लाडलेपन की, लेकिन ये फरमाएं कि क्या ये चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की भी वजह है, जिस वजह से शायद आईएमएफ जिस पे समझा यह जाता है कि ज्यादा अमेरिका का दबाव है या अमेरिका का होल्ड है, तो हमें निशाना बनाया जा रहा है, ये बात है कुछ, ये कैसे कही जा सकती है? देखें, इसमें तो कम से कम मुझ जैसे लोगों को ज्यादा शक नहीं है, इसलिए कि मैंने आपको इब्तिदा में ही कह दिया कि जियो पॉलिटिकल तनाजुर में हमें देखना पड़ेगा, और जो जियो पॉलिटिकल तगय्युरात और तनाजुर है उसमें इस वक्त जो चीन और अमेरिका के मुकाबला चल रहा है, और अमेरिका का पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे कलीदी नुक्ता है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है, और उसके तहत ग्रुपिंग जो हो रही है, एक तरफ हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में शामिल हैं जो कि चाइना, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और उसके बाद म्यांमार और वो जाके साउथ चाइना सी तक, दूसरी तरफ स्ट्रिंग ऑफ अलायंस अमेरिका, जिसके बाद ओकास भी उन्होंने कर लिया है, यानी कि जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, और साथ साथ क्वाड जिसमें कि इंडिया भी शामिल है।
तो सफबंदियां जो हो रही हैं ये किस चीज की गमाजी करता है? वो इसी बात की गमाजी करता है कि जो जियोपॉलिटिकल तगय्युरात आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लिए सफारतकारी बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है। वैसे तो मईशत उससे ज्यादा नाजुक मोड़ पर पहुंच गई है, लेकिन सफारतकारी के लिए भी हमें यहाँ शब रोज लगा के और कुछ हमें इसमें टास्क फोर्स सफारतकारों को मिला के बनाना चाहिए कि जिसमें हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पर सफारतकारी करें। और उन ताकतों को, जैसे चाइना है, जैसे अमेरिका है, कोई समझता है कि हम उनके साथ हैं, कोई समझता है हम इनके साथ हैं, तो उनको हमें कुछ यकीन दहानियां करानी होंगी। आपका रहा सवाल कि आईएमएफ पे इन्फ्लुएंस, यस दुरुस्त है कि आईएमएफ पे डायरेक्टर्स उनके ज्यादा हैं, यानी कि अमेरिका के। वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर अमेरिका के ज्यादा हैं, हमेशा इन्फ्लुएंस रहा है। और बाय द वे आपके नाजरीन के लिए एक और चीज मैं बता दूं कि एक मैनुअल है जो कि मिलिट्री का मैनुअल है अमेरिका में, जिसमें ये इबारत शामिल है, चैप्टर शामिल है कि हम इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को अपने अहदाफ हासिल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है, और करते रहे हैं वो। तो इसमें कोई किसी और को शक व शुबा हो, लेकिन यहाँ तो बड़े सियाको सबाक के साथ बात दुरुस्त है कि इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। मैं डॉक्टर ब्रेक पे जाऊं, मुझे ये बताएं कि ये सऊदी अरब और यूएई की तरफ से एश्योरेंसेस आने में इतना वक्त दरकार क्यों हुआ? ये नॉर्मल था या ये भी अनप्रेसिडेंटेड था? इसकी वजह क्या थी? वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड, वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि इसको कब का आ जाना चाहिए था। और अब तो देखें ना, आपका ये प्रोग्राम खत्म ही जून में हो रहा है और अभी दिन कितने रह गए। अगर ये प्रोग्राम शुरू में हो जाता तो आज जो इन्फ्लेशन है, आज जो महंगाई है, इतनी ना होती, क्योंकि ये नहीं हो सका। और ये अभी की तारीख नहीं है, ये 28 फरवरी को जब अगर इजाजत है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इस जवाब को भी लेते हैं। डॉक्टर फरूख सलीम साहब भी साथ होंगे, माहिर मईशत हैं, तजिया करते हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, और डॉक्टर जमील अहमद साहब भी साथ हैं। आफ्टर दिस ब्रेक वापस आते हैं नाज़रीन, अहम तरीन माशी सूरत हाल और एक स्टोरी आपके साथ FIA की भी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम सवालात, पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे, साथ साथ आज के दिन IMF के MD की तरफ से जो स्टेटमेंट आई कि उम्मीद करते हैं पाकिस्तान गाना और श्रीलंका के रास्ते पर नहीं जाएगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क की उन्होंने बात की, आपको स्टेटमेंट सुनाई भी, और साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की एश्योरेंसेस के हवाले से भी एक अच्छी खबर के रवा हफ्ते वो एश्योरेंसेस मिलने का इम्कान है। हमने सवाल यही डॉक्टर जमील अहमद साहब से पूछा था, साबिक सफीर से, कि इन एश्योरेंसेस मिलने में जो देर हो रही है ये अनप्रेसिडेंटेड है या नहीं। फरूख सलीम साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं, और आपको एक खबर और भी देते चलें, क्योंकि हमने ये देखा कि एक तरफ तो हुकूमत और हमने देखा तहरीक इंसाफ के दरमियान शिद्दत कशीदगी चल रही है, पार्लियामान और अदलिया में चल रही है, दूसरी तरफ अहम तरीन गिरफ्तारियां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हुई हैं। लेकिन एक गिरफ्तारी जो भी रिसेंटली हुई, जो FIA ने यह कहा कि ये गिरफ्तारी जो इफ्तिखार रसूल गुम्मन साहब की हुई, ये एक इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ऑपरेट करते थे। इस नेटवर्क के बारे में FIA ने मजीद डिटेल्स ये दी कि ये कोई बाकायदा अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर होती थी, और इसके ताने बाने भी मुबैना तौर पर इमरान खान साहब से जोड़े जा रहे हैं। ये गार्डन टाउन के रिहायशी हैं इफ्तिखार रसूल साहब। इमरान खान साहब ने कहा है जी कि ये इनके सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं इन तमाम चीज़ों से। आज इसकी अदालती समाअत भी हुई इस मामले की, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुकूमत ये कहती है, FIA ये कह रही है, अथॉरिटीज़ ये कह रही हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो ये ऑपरेट कर रहे थे ये नेटवर्क। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, मैं इससे पहले कि जमील साहब का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ था कुछ दिन कबल। उस इजलास में कुछ अहम फैसले हुए थे कि जो स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, वो सोशल मीडिया पर होता है या जैसे भी होता है, कार्रवाइयाँ होंगी उनके खिलाफ। ये मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई, इस तहरीक इंसाफ के लोग भी सामने आ रहे हैं। आपने उस इजलास के जो एलामिया था उसको किस तरह इंटरप्रेट किया था? क्या होने का जा रहा है उस इजलास के बाद, आपको क्या लगता है फरूख अली साहब? देखिए सलमान साहब, जो नॉर्मल है उसमें मुसलसल जो है वो हम देखते हैं कि 3 किस्म की एक्टिविटी हो रही होती है। उसमें सियासत हो रही होती है, उसमें माशी पॉलिसी बनाई जाती है, और उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है। इस्लामाबाद में जो हाल है, जो हमें नजर आता है, ये यहाँ सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है, ना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है, ना कोई माशी पॉलिसी बनाई जाती है।
इस वक्त जो फैसला साज शख्सियात हैं या इवन फैसला साज इदारे हैं, आप सोचिए कि कम से कम 3 या 4 लेवल्स की जंग चली। एक लेवल पे तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब आपने देखा कि वो किताबत की जंग कर रहे हैं आपस में। फिर अशराफिया की जंग है जिससे कुर्सी चली गई है उसके हाथ से, वो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कुर्सी पे बैठे ही रहें। तो वो जिसको कहते हैं इनका एलीट स्ट्रगल चल रही है, एक इदारों के अंदर स्ट्रगल चल रही है, जंग चल रही है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा है, और फिर इदारों के अंदर की जंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को देखिए 2 किस्म के धड़े बन गए हैं। तो इस वक्त हमारा सारा वक्त जो है वो इन जंगों के ऊपर सर्फ हो रहा है। मईशत के ऊपर नहीं सोचा जा रहा, सिक्योरिटी के ऊपर नहीं सोचा जा रहा। तो यहाँ पे सिर्फ आप जैसे मैंने शुरू में कहा कि सियासत ही सियासत है, सिक्योरिटी पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी। डॉक्टर साहब, इसमें आम आदमी की जंग चल रही है कि वो आटे की कीमत से चल रही है, आम आदमी की जंग चल रही है प्याज की कीमत से, टमाटर की कीमत से, अंडे की कीमत से, मुर्गी की कीमत से। उस जंग की तो किसी को भी फिक्र नहीं है जो इस ताकत के खेल में मुलव्वस है, किसी को फिक्र नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो 23 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है वो महंगाई का है। उसमें जैसे आपने जिक्र किया कि चाय की कीमत को 100% बढ़ गई है 1 साल के अंदर। इसी तरह जो डीजल की कीमत को 100 से ज्यादा फीसद बढ़ गई है। आप प्याज, टमाटर, खाने की जितनी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब की कीमतें जो है वो 40, 50, 100% तक बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारा सारा का सारा फोकस जो है वो सियासत के ऊपर है, और वो इदारों के अंदर की जंग के ऊपर है या इदारों के दरमियान जो जंग हो रही है उसके ऊपर है। अब देखिए कि जो इक़दामात IMF ने कहे थे वो तो तकरीबन पूरे होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एतबार और एतमाद का फुकदान है हमारी वजारत खाना और IMF के दरमियान, वो भी आप सोचिए कि गहरा से गहरा होता चला जा रहा है। जो IMF ने हमें कहा था रुपये और डॉलर के बारे में, उसको हमने फ्लोट कर दिया। जो 170 अरब डॉलर के इजाफी टैक्सेस थे, जो बिजली की कीमत में इजाफा था, जो गैस की कीमत में इजाफा था, लेकिन अभी तक जो है वो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इकदाम से बालातर होकर आप सोचें कि यहाँ पे एतबार और एतमाद का जो फुकदान है वो बड़ा वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है। पिछले 5 सालों में अगर आप देखिए तो 6 तो वज़राए खजाना हमने बदल डाले हैं। कोई 2017 से आज तक कोई 5 तो वजीर आजम इस मुल्क के अंदर बदले जा चुके हैं। जी डॉक्टर साहब। जी सर जी अच्छा, तो ये एतमाद फुकदान है। ये जो बात थी कि अश्योरेंसेस वाली, जमील साहब आप कह रहे थे ये अनप्रेसिडेंटेड है जो मुत्तहिदा अरब अमारात में और सऊदी अरब से डिले आया है। तो इसकी वजह क्या है जमील साहब सिफारती सतह पर? ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमने दौरे भी किए हैं और हर सतह पर आर्मी चीफ से लेकर सबने किए हैं। अभी भी नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में हैं, तो क्या उनकी पॉलिसी में भी चेंज है या हमारी तरफ से कोई नाअहली या कमी थी? क्या कोताही है, क्या वजह है जमील साहब? कोई मुल्क अपनी नेगोशिएशन में उतना ही कवी होता है जितना कि उस मुल्क के अपने हालात होते हैं। अभी आपको डॉक्टर फरूख साहब ने भी बताया जो हमारी मुल्क की हालात हैं, जिस मखमसे में हम पड़े हुए हैं, जिस रस्साकशी में हम पड़े हुए हैं, जिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हम दो चार हैं, लर्जाखेज हालात हैं, तो ऐसी सूरत में हमें दूसरे ममालिक किस तरह सीरियस लेंगे? सऊदी अरब हमें इतना सीरियस लेता था कि मुझे याद है कि सफीर के घर पर वहां का क्राउन प्रिंस या यूएई में भी सफीर के घर पर आ जाते थे। इतनी अहमियत हुआ करती थी वार ऑन टेरर के जमाने में। और अब सूरत हाल ये है कि आप 50 दफा कॉल करें तो आपको 1 दफा अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि आप उतने ही मजबूत हैं जितने का आपका घर मजबूत है अपनी नेगोशिएशन में। तो इसकी वजह क्या है सर? इसकी वजह यह कि हम इतना डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर कि हमारी अहमियत खत्म हो गई, या हमारी अपनी जियोपॉलिटिकल हैसियत खत्म हो गई उनकी नजर में, या उनकी तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं? क्या हुआ क्या है? ये जो जियो पोलिटिकल रीअलाइनमेंट हुई है उसके बाद जाहिर है उन तरजीहात में हम नहीं आते। अगर आप इब्राहिम अकॉर्ड के हिसाब से चलें और उसको नजर में रखते हुए, और अब तो खैर एक और इसमें तह आ गई है
और एक और एंगल आ गया है जो चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की नेगोशिएशन कराई है, तो जिससे हम जिस काम को कर सकते थे उस काम को चाइना ने करा दिया। और उसके अलावा जो सऊदी अरब अमेरिका के जो जितना इन्फ्लुएंस था उससे कम हो गया। सऊदी अरब हम जो कहता था मान लेते थे, हमारा अच्छा भाई भी था, मजहबी लिहाज से भी और उसके हर लिहाज से हमारी मदद के लिए आता था। अब सऊदी अरब के वो इतने इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान से नहीं रहे जो पहले जिया के जमाने में थे या जो वार ऑन टेरर के जमाने में था। तो उस लिहाज से हमारी वो जो पहले एक विजिट में और एक फोन पर 4 बिलियन और डेफर्ड पेमेंट पर 8-8 बिलियन का तेल आ जाता था हमारे पास, तो अब वो जमाने चले गए। अब उस जमाने के साथ साथ सितम जरीफी ये है कि अब लोग इस धरती के खातिर अपने सीने पर जो गोलियां खा रहे हैं वो खा रहे हैं, लेकिन सियासतदान वो कड़वा घोंट नहीं पीना चाहते कि कुछ अरसे के लिए अपनी अना को, चाहे जुडिशरी हो, सियासतदान हो या बाकी अस्करी इदारे हों, वो अपनी ईगो को जो है लेके साथ चल रहे हैं। और अगर वो जब तक ईगो को खत्म नहीं करेंगे, जब तक कोई थोड़ा सा ठहराव और सस्पेंड नहीं करेंगे इस मामले को, तो ये घाना और श्रीलंका की बात हो रही है, ज्यादा दूर हम नहीं है। फर्क साहब ज्यादा इसको बता सकेंगे, हम उससे ज्यादा दूर नहीं है। हमारी जो माशी सूरत हाल है, मेरे पास फिगर्स हैं लेकिन ज्यादा अच्छे लगेंगे फर्क साहब बताते हुए कि 131 बिलियन से ज्यादा हमारे डॉलर से ज्यादा एक्सटर्नल डेट है। इतना ही अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो इससे ज्यादा 137 बिलियन रुपीस के मुताबिक हमने इंटरनल डेट इकट्ठा किए हुए। डेट टू जीडीपी रेशो की अगर हम बात करें, और जो इस वक्त हमारी अफलास है 50% फूड इनसिक्योरिटी हमारे पास पड़ी हुई है, और हमारे सियासतदान, हमारी जुडिशरी, हमारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, सींग लड़ा के हुए हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि नादीदा बहारों का फसूं टूट चुका है और पजमुर्दगी रंगे चमन बोल रही है। मुमकिन है कि लब साकितो सामत रहें, लेकिन अहले वतन अर्ज़े वतन बोल रही है। आप इसको डिफॉल्ट से बचाएं। हमारे सियासतदान, हमारे लीडरान, हमारी जुडिशरी, हमारे बकिया लोग, और खुदा के लिए उनको बैठाएं एक साथ, 6 महीने के लिए एक दूसरे से सुलह करके कहें जो चीज जहां है वो कर लें। उसके बाद हम सियासत भी खेलेंगे, उसके बाद हम बाकी चीजें भी खेलेंगे। फिलहाल जरा मुल्क को इस मरहले से निकालने, इससे पहले कि भूख और अफलास इतनी बढ़ जाए कि लोग सड़कों पर निकल आए। ठीक है फरूख साहब, आपकी राय इस पर भी दीजिएगा। ये बताएं कि आपके पास इत्तलात क्या है आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से? हम ये एश्योरेंस कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जराये कि इस हफ्ते मिल जाएगी, हम बहुत करीब है उस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के, ये अभी भी बहुत से खदशात हैं? क्या लगता है आपको फरूख साहब? मुल्क के जो ताल्लुकात होते हैं आईएमएफ के साथ, वो 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक तो इक़दामात के ऊपर एग्रीमेंट होता है कि हम क्या क्या काम करेंगे। कोई जैसे मैंने शुरू में आपको गिनाया कि तकरीबन सारे इक़दामात जो हैं जिनका वजारत खजाना और आईएमएफ आपस में एग्रीमेंट हुआ था वो मुकम्मल हो गए। एक फाइनेंसिंग गैप के हवाले से जो शुरू में गैप बताया जा रहा था कि लगभग $6 अरब का है, उसमें 3 ममालिक इन्वॉल्व थे। उसमें चाइना की मदद चाहिए थी, सऊदी अरेबिया की और यूएई की। चाइना ने अपने लोन जो है वो रोल ओवर कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया ने मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो कंफर्म कर दिया आईएमएफ को कि वो $2 अरब के इजाफी कर्जा देने के लिए तैयार है। एक मसला रह गया है $1 अरब का, और वो भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सुस्तगी हो रही है, लेजीनेस हो रही है, वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। यूएई जो है वो $1 अरब की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। उनकी तरफ से पॉलिसी कुछ चेंज हुई है कि वो अब कर्जा देने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल में उसने कोई $2 अरब के जो इन्वेस्टमेंट की है मिस्र के अंदर। अब यूएई के जो वेल्थ फंड्स हैं वो सरमायाकारी कर रहे हैं स्टेट ओन कंपनी के अंदर। अच्छा। पाकिस्तान के हवाले से पैसों के ऊपर बात हो रही है, उसके कुछ शेयर जो है वो यूएई उनके अंदर सरमायाकारी करना चाहता है। जो डिले आ रहा है मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सिर्फ समराइज करने इस गुफ्तगू को दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ समराइज करने हम आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में आपके साथ लेटेस्ट स्टेटमेंट आईएमएफ की एमडी की जो सामने आई, आज आपको बताई कि उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान गाना और श्रीलंका नहीं बनेगा, उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है और हम भी इस उम्मीद का इजहार के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं कि इंशाल्लाह हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे। ये प्रोग्राम जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो और इसके साथ साथ जो अश्योरेंसेज हैं वो रवा हफ्ते आने का इम्कान है, जो वजारत खजाना के जराए बताते हैं। तो इसके बाद इस मुआहदे में शायद इसकी तकमील में कोई भी शर्त ऐसी नहीं रह जाएगी जो फिर पाकिस्तान के जिम्मे हो। तमाम शर्तें कबूल पूरी हो जाएंगी और उसके बाद उम्मीद है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम को। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।